हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बेटर होंगे। आपने पिछला लेक्चर देखा ही होगा, मैं मिनरल एंड न्यूट्रिशन पे बनाया था। तो आपको शायद आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। और मैंने कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसमें निकाले थे जो शायद नीट में आ सकते हैं, चांसेस हैं, बट फिर भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आई होप चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और ये प्रैक्टिस सेशन 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ इसमें मैं, स्कूल टू लर्न रीड मैथ। यू कैन से मैथ और साइंस एवरीथिंग, नॉट मैथ। स्कूल टू लर्न रीड मैथ और साइंस दोनों हो सकते हैं। परफेक्ट करिए और मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए, बस स्टार्ट हो जाइए और लगे रहिए। बस लास्ट से स्टार्ट से लेकर अंत तक, अंत भला तो सब भला। आप ये समझ लीजिए, अगर आपका फिनिश पॉइंट बढ़िया नहीं हुआ तो समझ लीजिए फिनिशिंग नहीं हुई। अगर फिनिश पॉइंट बढ़िया हो गया तो समझ लो फिनिश हो गया, और फिनिश पॉइंट अगर बढ़िया नहीं है समझ लेना अभी आगे रेस बाकी है। हार ना मानना, बस लगे रहना और लगे रहना। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ऑप्शन ए स्ट्रोमा लाइट रिएक्शन, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, ऑप्शन सी थाइलाकॉइड्स CO2 फिक्सेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोमा लैमली सिंथेसिस ऑफ ATP। कौन सा करेक्ट मैच है? बताइए इसका आंसर, बताइए। इसका करेक्ट मैच है ऑप्शन नंबर बी, मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। मेम्ब्रेन सिस्टम में लाइट एनर्जी ट्रैप होती है, स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन नहीं होती है, थाइलाकॉइड CO2 फिक्सेशन नहीं होता है, और स्ट्रोमा लैमली में सिंथेसिस ऑफ ATP नहीं होता है, लेकिन मेम्ब्रेन सिस्टम में ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी होती है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांस एनाटॉमी इज प्रेजेंट इन। किसमें क्रांस एनाटॉमी होती है? ए C4 प्लांट, बी C3 प्लांट, सी C2 प्लांट, एंड डी CAM प्लांट। किसमें क्रांस एनाटॉमी प्रेजेंट होती है? बताइए। क्रांस एनाटॉमी इज प्रेजेंट इन C4 प्लांट। ऑप्शन नंबर ए एनाटॉमी, क्रांस एनाटॉमी C4 प्लांट्स में होती है। C4 प्लांट्स जो होते हैं वो मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स कंटेन किए होते हैं। C4 प्लांट्स में मीजोफिल और बंडल शीथ सेल्स होते हैं, इसलिए क्रांस एनाटॉमी उसी में प्रेजेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन मॉलिक्यूल बिटवीन द क्रेब्स साइकिल एंड C4 पाथवे इस। कौन सा है कॉमन मॉलिक्यूल C4 पाथवे और क्रेब्स साइकिल का? ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP, ऑप्शन नंबर बी राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? सोचिए, बताइए आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज द राइट आंसर। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2 इन C4 प्लांट्स में, C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर पेप होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है। और C3 प्लांट में प्राइमरी एक्सेप्टर राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट होता है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है हमारे पास कि कॉमन मॉलिक्यूल बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड C4 पाथवे। ठीक है, कॉमन साइकिल पूछा है क्रेब्स साइकिल और C4 पाथवे के बीच में। तो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सैलो एसिटिक कंबाइन होता है एसिटाइल कोएंजाइम के साथ, जो कि क्या फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसका नाम होता है सिट्रिक एसिड। आपको फिर बताता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट आपको बताया जो मैंने, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंबाइन होकर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। इसीलिए कॉमन मॉलिक्यूल इज द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, photosynthetic pigments such as chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll and carotene can be separated by which of the following techniques? किससे सेपरेट किया जा सकता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सरे डिफ्यूजन, एलिसा टेस्ट। बताइए
किससे सेपरेट किया जा सकता है? इट कैन बी सेपरेटेड बाय अ टेक्निक पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है इसको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से नहीं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। एक्सरे डिफ्यूजन डिफ्रैक्शन डाटा की तरह यूज होता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन को सेपरेट करने में हेल्प करता है। तो राइट आंसर इज द पेपर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज मोस्ट एविडेंटली फाउंड ऑन द अर्थ? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बताइए। कैटालेज, रुबिस्को, नाइट्रोजनेस, इन्वर्टेज, कौन सा करेक्ट आंसर इसका? द करेक्ट आंसर इज रुबिस्को। रुबिस्को इज द राइट आंसर। रुबिस्को एबंडेंटली फाउंड होता है अर्थ में, ठीक है। रुबिस्को एक प्रकार का एंजाइम है जो अर्थ पाया जाता है। और कोलेजन एक प्रोटीन है जो क्या होता है? एनिमल वर्ल्ड में पाया जाता है, मतलब कि एनिमल्स में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट है। ये भी होता है, ये भी प्रीवियस ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड दैट इज कोलेजन। ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट भी, लिखे जरा इसका चाहिए आपको आंसर। कोलेजन प्रोटीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन और एंजाइम में कंफ्यूज मत होइए कभी भी, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल यील्ड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? कितने होते हैं बताइए? 8, 2, 6, 4। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? हम जानते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए आप। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें हमारे पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में प्रत्येक केल्विन साइकिल एक कार्बन एटम जनरेट करती है। सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल के लिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल के लिए 6 केल्विन साइकिल होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन द मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन इज? कौन सा है ऑप्शन? कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन में? ऑप्शन नंबर ए मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सोलो एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सबसे पहली बात आपको बताऊँ इस क्वेश्चन में मैं, डार्क रिएक्शन क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है C4 प्लांट्स में। और अभी अभी आपने पढ़ा कि C4 प्लांट्स का स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि क्रैब साइकिल में होता है, ठीक है। C4 प्लांट का स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस डिफर्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस इन? किसमें डिफर्स होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड्स, ऑप्शन नंबर बी ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ऑप्शन नंबर सी इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर डी फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बताइए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक किससे डिफर होगा ग्रीन प्लांट से? देखिए ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम केमिकल कंपाउंड, ये बैक्टीरिया भी करते हैं और ग्रीन प्लांट्स भी करते हैं। ऑब्टेन करते हैं एनर्जी किससे? केमिकल कंपाउंड से। बिना केमिकल कंपाउंड की एनर्जी ऑब्टेन नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से वो बैक्टीरिया भी करते हैं और प्लांट्स भी करते हैं। तो ये दोनों आंसर क्या होंगे? करेक्ट होंगे। अब इसने कहा है कौन सा डिफर है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर बैक्टीरिया भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, बट इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया कम करते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं एन ऑक्सीजनिक। बैक्टीरिया करते हैं फोटोसिंथेसिस, वो भी करते हैं, बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ग्रीन प्लांट्स की तरह ग्रीन प्लांट है, वो ग्रीन प्लांट है इसलिए वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। बट बैक्टीरिया कैसे करते हैं? बैक्टीरिया एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन डिफर होगा इन दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांस एनाटॉमी एंड डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट आर एसोसिएटेड विद, किसके साथ ट्रांस एनाटॉमी और डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट एसोसिएटेड हैं? ऑप्शन नंबर ए HSK पाथवे, मतलब कि हैच एंड स्लैक पाथवे। कंफ्यूज मत होइएगा, HSK का मतलब यहाँ पर है हैच एंड स्लैक पाथवे, ठीक है। कैम पाथवेज, ऑप्शन नंबर सी रिडक्टिव पेंटोज पाथवे, ऑप्शन नंबर डी C3 पाथवे। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे के साथ। बहुत सारे C4 प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है लीफ एनाटॉमी एंड डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। जितने बहुत सारे C4 प्लांट्स जो होते हैं, ट्रांस एनाटॉमी का यहाँ मेन मतलब है C4 प्लांट से ही रिलेटेड है। तो जब भी ट्रांस एनाटॉमी की बात हो तो C4 प्लांट्स को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो C4 प्लांट होते हैं बहुत सारे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? लीफ एनाटॉमी और डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर हैच एंड स्लैक पाथवे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डे लाइट आवर्स इंक्रीज्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब डे लाइट आवर मान लीजिए हमने बढ़ा दिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस इनिशियली एंड देन ड्रॉप्स, पहले बढ़ेगा फिर ड्रॉप्स में घट जाएगा। बी डिक्रीजेस, सी रिमेन्स अनचेंज्ड एंड डी इंक्रीजेस रैपिडली। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं आपको समझ देता हूँ, सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स अनचेंज्ड। हम भले ही डे लाइट आवर्स बढ़ा दें लेकिन फोटोसिंथेसिस अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है। अब जैसे फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ये फैक्टर मान लीजिएगा कांस्टेंट हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट कभी नहीं बढ़ेगा। हम डे लाइट आवर भले ही बढ़ा दें लेकिन अगर ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, CO2 टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस रेट भी नहीं बढ़ेगा। अगर हमने CO2 और टेम्परेचर में अगर कुछ चेंजेस किया तो फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ेगा। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 एंड टेम्परेचर। देन इफ वी इंक्रीज द CO2 एंड टेम्परेचर, photosynthesis rate will increases, and if we decrease CO2 and temperature concentration, then the photosynthesis also decreases. So the correct answer is remains unchanged. Here we have asked that when the daylight hours are increased, then the rate of photosynthesis will क्या होगा? remains unchanged, बदलेगा ही नहीं, क्योंकि डे लाइट आवर में ज़्यादा डिपेंड नहीं होता, ये मेन डिपेंड होता है CO2 और टेम्परेचर पर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, which fractions of the visible spectrum of solar radiation are primarily absorbed by carotenoids of the higher plant? Which fractions of the visible spectrum of the solar radiations are primarily absorbed by carotenoids of the higher plant? बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रेड एंड वायलेट, ऑप्शन नंबर बी वायलेट एंड ब्लू, ऑप्शन नंबर सी ब्लू एंड ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन एंड रेड। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। विच फ्रैक्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, कौन सा विजिबल स्पेक्ट्रम का फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटेनॉइड्स ऑफ द हायर प्लांट? हायर प्लांट में कैरोटेनॉइड से प्राइमरली कौन सा एब्जॉर्ब्ड होगा? कौन से ऐसे कलर से बताइए? वायलेट एंड ब्लू फ्रैक्शन आर प्राइमरली एब्जॉर्ब्ड बाय द कैरोटेनॉइड्स ऑफ द हायर प्लांट। Violet and blue is the correct answer, option number B. Next question, if a wavelength of above 680 nanometer is available for excitement, the product of the reaction will be, ठीक है, अगर वेवलेंथ 680 नैनोमीटर के ऊपर है अवेलेबल एक्साइटमेंट के लिए, देन द प्रोडक्ट क्या होगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताइए अगर वेवलेंथ 680 नैनोमीटर के ऊपर है? ऑप्शन नंबर ए O2, ऑप्शन नंबर बी ATP and NADPH2, ऑप्शन नंबर सी ATP, ऑप्शन नंबर डी NADPH2। बताइए अगर 680 नैनोमीटर के ऊपर है एक्साइटमेंट में, कौन सा प्रोडक्ट में रिएक्शन बनेगा? रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा, बताइए, सोचिए। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ATP बनेगा। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, हमेशा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होगा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का? ATP होगा,
यहाँ पर वेवलेंथ अगर 680 नैनोमीटर दी है, यहाँ पर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो रही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा एटीपी। और क्योंकि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का प्रोडक्ट एटीपी ही होता है, तो करेक्ट आंसर होगा एटीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हैच एंड स्लैग पाथवे? कौन सा हैच एंड स्लैग पाथवे नहीं शो करता? बताइए कौन सा हैच एंड स्लैग पाथवे नहीं शो करता? ऑप्शन नंबर ए ज्वार, ऑप्शन नंबर बी मेज, ऑप्शन नंबर सी सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर डी शुगर केन। कौन सा प्लांट है जो हैच एंड स्लैग पाथवे शो नहीं करता? मतलब कि हैच एंड स्लैग पाथवे का यहाँ पर मतलब है, हैच एंड स्लैग पाथवे किस में होता है? क्रांस एनाटॉमी। क्रांस एनाटॉमी किससे रिलेटेड है? C4 प्लांट से, मतलब कि C4 पाथवे से। C4 प्लांट्स में हैच एंड स्लैग पाथवे होती है। C4 प्लांट्स में हैच एंड स्लैग पाथवे होती है, ठीक है। तो कौन सा इसमें है? देखिए ज्वार C4, ज्वार इज अ C4 प्लांट, मेज इज अ C4 प्लांट, शुगर केन इज अ C4 प्लांट, बट सनफ्लावर इज नॉट अ C4 प्लांट। सो किसमें नहीं होगी? सनफ्लावर में हैच एंड स्लैग पाथवे नहीं होगी। बाकी के जो प्लांट हैं, ये चाहे ऑप्शन आप इसके याद रख लीजिएगा, इसके ऑप्शन याद रख लीजिएगा कि ज्वार C4 प्लांट है, मेज C4 प्लांट है, शुगर केन C4 प्लांट है, बट सनफ्लावर इज नॉट अ C4 प्लांट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सनफ्लावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस? किस में होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? ध्यान रखिए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पूछा है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पूछा है। हम हमेशा गलती क्या करते हैं? नॉट से यस, मतलब कि नॉट ना लिखा होगा तो हम सोचते हैं, मान लीजिए नॉट लिखा है तो हम सोचते हैं कि नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन हम नॉट वाला सही कर, बिना नॉट वाला सही कर देते हैं। और मान लीजिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, मतलब इन और नॉट, इस तरह की छोटी छोटी बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक हम करते हैं पेपर में, और इसी से हमारी रैंक घट जाती है। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एक बार कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा क्वेश्चन को, तब उसके बाद आंसर उसका सही करेक्ट टिक करिएगा। हाँ, पहली बार क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन सोच लिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, लेकिन दोबारा बार क्वेश्चन को रीड जरूर करिएगा, फिर उसके बाद जरूर आंसर टिक करिएगा। 2 बार तो कम से कम ट्राई करिएगा ही, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन किस में होती है? ए फोटोसिस्टम 1, बी फोटोसिस्टम 2, सी स्ट्रोमल मैट्रिक्स, डी बोथ ए एंड बी। किस में होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? किस में होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? होती है स्ट्रोमल मैट्रिक्स में, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन दोनों एक ही हैं। अब देखिए डार्क रिएक्शन कहा, डार्क रिएक्शन किससे रिलेटेड था? C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स किससे रिलेटेड, किस में होता है? HSK, मतलब कि हैच एंड स्लैग पाथवे में। तो स्ट्रोमल मैट्रिक्स, लाइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये सब किसके पार्ट्स में आ जाएंगे? C4 प्लांट्स के। अगर C4 प्लांट्स का कोई डिटेल लिखने को बोले तो उसमें सारे पॉइंट लिख सकते हैं कि हैच एंड स्लैग पाथवे में होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होती है, डार्क रिएक्शन कहलाती है, क्रांस एनाटॉमी होती है। कितने सारे पॉइंट मिल गए। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि एक देखिए C4 प्लांट है, इसी से ही इतने 4-5 पॉइंट ऐसे बन गए कि इससे कम से कम 6-7 क्वेश्चन बन गए। आप समझ लीजिए, तो एक क्वेश्चन फंस सकता है C4 प्लांट से, जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। तो इसने हमसे कहा है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन क्या किस में होती है? स्ट्रोमा या फिर स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। इस रिएक्शन के दौरान CO2 रिड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट में। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में CO2 कहाँ में रिड्यूस होती है? कार्बोहाइड्रेट में। तो ये भी एक प्रकार का C4 प्लांट्स में ही पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ PS1 इज टू। क्या करता है बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडाइज NADPH, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोलाइज ATP, ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोराइलेट ADP, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस NADP+। बताइए बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ PS1 क्या करता है? ये करता है रिड्यूस NADP+ को रिड्यूस करता है PS1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटॉन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट्स। किसमें एक्यूमुलेट होता है प्रोटॉन्स? ए ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड्स, बी ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमल एमली, सी विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स एंड डी द स्ट्रोमा। फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, द प्रोटॉन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट्स। ए ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड्स, बी ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमल एमली,
C within the lumen of thylakoids and D in the stroma. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किस में होती है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। प्रोटॉन्स किस में प्रोड्यूस होते हैं? विद इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड्स। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। भैया बताया मैंने पॉइंट आपको कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहाँ होती है? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। So the protons that are produced by the splitting of water accumulates within the lumen of thylakoids. So correct answer option number C. Next question. Only the green part of the plants could release oxygen in the presence of sunlight during photosynthesis was explained by direct NCERT question. कोई भी कंफ्यूजिंग का पॉइंट नहीं है, बताइए। A. Zan Egginghaus, B. Robert Mayer, C. Melvin Calvin, डी ब्लैकमैन। क्या वो करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ज़ैन इग्निहाउस। ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द ज़ैन इग्निहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन। CO2 combines with RUBP, ribulose biphosphate, in the presence of enzyme Rubisco, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase to form 3-PZA phosphoglycerol aldehyde. This process of Calvin cycle is included. किसके अंदर ये प्रोसेस आती है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोक्सिलेशन, बी ऑक्सीजनेशन, सी रिडक्शन, डी रीजनरेशन। सोचिए, एक सिंपल आंसर है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो फंसने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सिलेशन इज द करेक्ट आंसर। कार्बोक्सिलेशन एक प्रकार का फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। अब फिर से बताता हूँ, कार्बोक्सिलेशन एक प्रकार का फिक्सेशन ऑफ CO2 होता है इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। And carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle. Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle. So ठीक है, so CO2 combined with the RUBP in the presence of enzyme Rubisco to form 3-PZA. This process is known of Calvin cycle is known as carboxylation. Next question. तेज तो नहीं लग रहा आप लोगों को? बता दीजिए कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, या फिर कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में सर्च कर लीजिए, संजू कुमार ओ नाम से मेरी आईडी बनी हुई है। आप संजू कुमार ओ डालेंगे तुरंत मैं आ जाऊंगा और मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और मेरी कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो, मुझे वहाँ पर सेंड करिए मैसेज, आपका मैं ज़रूर 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 रिप्लाई दूंगा। कोई भी क्वेरीज हो तुरंत सेंड करिए मुझे मैसेज, तुरंत रिप्लाई दूंगा मैं आपको। तुरंत नहीं दे सकता, लेकिन जब भी ऑनलाइन आऊँगा तो आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर मुझको आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए बोथ CO2 एंड वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी बोथ CO2 एंड वाटर गेट रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर सी वाटर इज रिड्यूस्ड एंड CO2 is oxidized, ऑप्शन नंबर डी CO2 get reduced and water get oxidized. Which is the correct answer? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है बताइए? फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है CO2 गेट्स रिड्यूस्ड एंड वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस CO2 जब रिड्यूस होता है, वाटर ऑक्सीडाइज होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कंसीडर कर किया जाता है, एनाबॉलिक प्रोसेस की तरह कंसीडर किया जाता है। एनाबॉलिक प्रोसेस कंसीडर किया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सी होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सब बताया था मैंने। ठीक है, एनाबॉलिज्म एक प्रकार का एडिशन होता है, एस से एस से एडिशन, सीट से कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन होता है। और यहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, CO2 रिड्यूस होता है, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये एक प्रकार का बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको एनाबॉलिक प्रोसेस की तरह कंसीडर किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज क्या होता है? ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बी एक्सर्गोनिक प्रोसेस, सी एनाबॉलिक प्रोसेस, डी कैटाबॉलिक प्रोसेस। आ गए भाई एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक वाली टर्म, क्यों आ गए एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक वाली टर्म? क्या होगा, कैसा है फोटोसिंथेसिस? बताइए बताइए बताइए, क्या होगा आंसर इसका करेक्ट? फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एक प्रकार का एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मैंने आपको बताया एनाबॉलिक मतलब एडिशन, एडिशन मतलब एनर्जी लगेगी, एनर्जी लगेगी मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और एक फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर मेन फंक्शन यही होता है कि सिंथेसिस ऑफ फूड, ये तो सब जानते ही होंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक, अब ये देखिए, अभी इसमें मान लीजिए दे देता कि एंडोथर्मिक, यहाँ पर एक्सोथर्मिक एक्सर्गोनिक की जगह एंडोथर्मिक दे देता, तो ऑप्शन नंबर देता ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है और एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन द फोटोसिंथेसिस। क्या होता है कैरोटीनॉइड का फोटोसिंथेसिस में रोल? ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर डी मोर देन ऑप्शन इज करेक्ट। मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। द रोल ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन फोटोसिंथेसिस इज टू एब्जॉर्ब, ऑप्शन नंबर ए absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Option number B donate electrons to the electron transport system. Option number C protect chlorophyll A from photo oxidation. And option number D more than one option is correct. बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? बताइए बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? चलिए रेड यूज करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। कैरोटीनॉइड्स का फोटोसिंथेसिस में रोल एब्जॉर्ब लाइट करता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी करता है क्लोरोफिल ए तक के लिए, इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब कि ईटीएस इसमें भी वर्क करता है। ठीक है, ईटीएस में वर्क करता है और क्लोरोफिल ए को भी फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। तो दो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। सो थैंक यू गाइस, और फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर सेशन। सो फिर से एक बार लास्ट में जाने जाते यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 पढ़ाई करते रहें, और एडवाइस यही रहेगी रोज़ की और हमेशा यही रहेगी कि लर्न एवरीथिंग एवरी डे, स्लोली स्लोली नॉट फास्टली। आप रैपिडली कोई भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे, कोई पूरी तरह नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी मेरी। आप 2 दिन 4 दिन कर पाएंगे, फिर 5वें दिन आप अपने आप बंद कर देंगे कि आप थक जाएंगे। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करिए, कंटिन्यू करिए, रुकिए नहीं और लगे रहिए, बस लगे रहिए। नीट में सिलेक्शन ज़रूर होगा, लगे रहिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते यही बोलूँगा, सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो फाइनली बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी, कल ही आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो आपकी। इसमें आएगी आज क्या सा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हो गया, अगली वीडियो आएगी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो चैप्टर नंबर हमारे प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 4 रहेगा, मतलब कि सेशन नंबर अपना 7 आएगा अगला, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 4 रहेगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी के बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी एक तरफ से सारे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले एक बार मैं पूरे चैप्टर्स का होल सिलेबस का पहले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा दूं, फिर उसके बाद जब पूरा होल सिलेबस हो जाएगा 11th 12th का मिला करके, तो फिर मैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड करूंगा और बहुत नए क्वेश्चन तरीके के नए तरीके क्वेश्चंस लाऊंगा जो आ सकते हैं, वही क्वेश्चंस लाऊंगा, फालतू क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब मत करना भूलें, क्योंकि अभी थोड़ा सपोर्ट आपको बहुत चाहिए। अभी मेरा थोड़ा सा यही चाहूँगा कि सबके साथ शेयर करते रहिए कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख लें। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।